हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने जूलॉजी का पेपर दिया होगा। जो अभ्यर्थी हमारे साइंस वर्ग से हैं, जो यानी कि पीसीबी से या फिर हमारे जेडपीसी से संबंधित अभ्यर्थी थे, उनके लिए कल जूलॉजी का पेपर करवाया गया था। आप लोगों ने सेकंड शिफ्ट में ये पेपर दिया होगा। इसकी जो आंसर की है दोस्तों, वो अभी तक नहीं बनी है किसी की, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसकी जो आंसर की है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। इस पे लगभग काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद, काफ़ी जोर करने के बाद ये क्वेश्चनों के आंसर मिले हुए हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि एक शिफ्ट में मैं इसको ख़त्म कर दूँ। अन्यथा अगर नहीं मिलते हैं क्वेश्चन तो मैं फिर इसको 2 शिफ्ट में पूरा ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो आज शाम तक हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही बॉटनी का भी आज पेपर होगा, तो वो भी हमें आज शाम या फिर कल सुबह तक आप लोगों को उसकी भी आंसर की जारी करके प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है उसकी। इससे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड का जो सामान्य पेपर था उस पर भी डिस्कस करवाया था। उस पर आप लोग एक बार जाकर जरूर देखें। लेकिन उसमें कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटेबल हैं, जो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमने कमेंट बॉक्स पे उस पर उनके नोट भी करके दिए गए हैं, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एंटी रोगोस्ट्रॉन क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा एंटी रोगोस्ट्रॉन होता है ये हमारा एक निरोधक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा, ट्रिप्सोनोजन उत्तेजित होता है। तो दोस्तों, जो ट्रिप्सोनोजन होता है ये हमारा एंटी रोकाइनेज के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है इसका। मेरे पास सेट ए है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा अपने सेट आपके अनुसार जो है। और इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं, केवल आप लोग ऑप्शन से ही उस चीज़ को एनालाइज कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा, निम्न में से किनका अवशोषण बड़ी आंत्र द्वारा किया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो बड़ी आंत है उसका अवशोषण, किसका अवशोषण उनके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। अगर सही आंसर देखें तो दोस्तों, जल, कुछ खनिज और औषधियाँ हमारी जो होती हैं, इसका जो अवशोषण होता है ये हमारा बड़ी आंत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। पित्त लवण निर्मित होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पित्त लवण हैं ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जो यकृतीय कोशिकाएं होती हैं में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पित्त लवण से निर्मित करे जाते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर जो ए था ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, पाचन क्रिया के दौरान पेप्सिनोजिन पेप्सिन में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, ये किसके कारण होता है, आप लोगों से पूछा गया था। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो हमारा पाचन के दौरान पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य में यकृत का भार कितना होता है। तो दोस्तों, यकृत के भार आप लोगों से पूछ लिया गया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। वसा ऊतक एक है। तो दोस्तों, वसा ऊतक एक हमारा क्या होता है, शिथिल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं आप लोगों को पता है, ये तंत्रिका तंत्र हमारे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है। तो दोस्तों, जो संयोजी ऊतक होता है हमारी, वो मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है कहता है। तो उसमें कौन से हमारे जो है, तो दोस्तों एक तो हेपेरिन है, दूसरा हमारा हिस्टामिन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था ये इसका राइट आंसर होगा। मूत्राशय की भीतरी सतह को रेखबद्ध करने एवं फैलने वाले उपकलापरक ऊतक कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें जो उपकला ऊतक होता है ये हमारा कौन सा था, संक्रमण उपकला होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। मनुष्य के बाहरी कान और नाक की नोक में सहायक कंकाल संरचना उदाहरण है, तो किसका है, लिगामेंट का है, अरियोलर का है, या फिर अस्थि का है, या फिर उपास्थि का है। तो दोस्तों, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये उपास्थि का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कांड्रा जोड़ते हैं। तो दोस्तों, कांड्रा कहने का मतलब है टेंडन की बात कर रहा है हमें पे। अगर बात करेंगे तो जो कांड्रा होता है दोस्तों, ये हमारा किसको जोड़ेगा, अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, विलिकाइनिन का कहाँ से निष्करण किया जाता है। तो दोस्तों, जो विलिकाइनिन होता है अगर इसके निष्करण की बात करें तो आंत्र से म्यूकोसा को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो CO2 है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, NH3 सबसे अधिक गैस की मात्रा पूछा जा रहा है, कौन सी गैस प्रभावित होती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अधिक गैस कौन सी मात्रा में पाई जाती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, जैजुनथली किस समूह से संबंधित है। तो दोस्तों, जो जूजेंथली है ये हमारा किस समूह से होगा, तो ये हमारा शैवाल समूह से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 90% के आसपास देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, किस महाद्वीप में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर ओजोन छिद्र देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
पोन्स कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो हमारा पोन्स है ये हमारा मध्यांश के जस्ट नीचे पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु कितनी झिल्लियों से ढके रहते हैं? तो दोस्तों जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ये हमारे 3 झिल्लियों से ढके रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करेंगे, कौन से अमीनो अम्ल से डोपाइन बनता है? तो दोस्तों डोपाइन बनने वाला जो अमीनो अम्ल है वो कौन सा है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जो टायरोसिन होता है इससे हमारा डोपाइन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से आयनों की जोड़ी तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक होती है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा आवश्यक होता है? तो एक तो हमारा सोडियम और उसके हमारा पोटेशियम। आप लोग देखिएगा Na एवं K हमारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हमारा सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अच्छा दोस्तों पेनिसिलिन जो हार्मोन होता है हमारा, इसकी खोज किसने करी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा जो ए फ्लेमिंग है इनके द्वारा हमारे पेनिसिलिन की खोज करी जाती है। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग का कारण बनता है? तो दोस्तों फाइलेरिया रोग का कारण हमारा जो वुचेरिया विनक्राफ्टी है इसके कारण हमारा फाइलेरिया रोग का कारक बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। रेबीज एक तीव्र संक्रामक रोग है। अच्छा दोस्तों रेबीज एक तीव्र संक्रामक रोग है। अच्छा किस कारण ये प्रणाली होती है? अगर देखा जाए तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तंत्र का जो रेबीज होता है दोस्तों, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही क्या होता है, तीव्र संक्रमण रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सामान्य रोग चूहों द्वारा संचरित होता है? तो दोस्तों चूहों द्वारा संचरित होने वाला रोग आप सभी लोगों ने किया होगा, प्लेग इसको कहा जाता है। उसके बाद कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो हमारी कुफर कोशिकाएं हैं ये हमारी यकृत में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। तो एंटी रेबियस वर्मिकुलेरिस का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका अगर देखें एंटीवेरियस वर्मिकुलस का अगर सामान्य नाम अगर हम देखें तो इसका सामान्य नाम हमें पिनक्रमी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तारक केंद्र की खोज किसने की? तो दोस्तों जो हमारा तारक केंद्र होता है, अगर तारक केंद्र की खोज की बात करेंगे तो ये हमारा बेडेन और बोबरी ने करा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, संकुचनशील राजधानी शामिल होते हैं। तो दोस्तों जो संकुचनशील राजधानी होती है ये किसमें हमारी शामिल होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करेंगे तो पराशरणी नियम और उत्सर्जन प्रक्रिया में ये हमारी शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। कोशिका चक्र का कौन सा चरण सर्वाधिक अवधि तक चलता है? तो दोस्तों जो कोशिका चक्र है उसका कौन सा चरण सर्वाधिक चक्र तक चलेगा अगर पूछा जाएगा तो जो जीवन फेज होता है दोस्तों हमारा ये सर्वाधिक चक्र तक चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फॉल्यूट मोजेक मॉडल दिया था। दोस्तों जो फॉल्यूट हमारा मोजेक मॉडल दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारे जो सिंगर और निकोलसन जो हैं इन दोनों के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा समसूत्री विभाजन के समय कोशिका की कौन सी संरचना हमेशा विलुप्त हो जाती है? अच्छा दोस्तों समसूत्री विभाजन के दौरान कह रहा है जो कोशिका की संरचना है वो हमेशा के लिए जो विलुप्त हो जाती है वो संरचना कौन सी होती है? तो वो केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है? तो दोस्तों जो एनाफेज फर्स्ट है इसके दौरान हमारा जो वाइवेलेंटोनों के जो ध्रुवीय गमन है वो हमारा क्या हो जाता है, ये हो रहा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार एकत्रित होते हैं? तो दोस्तों मध्य अवस्था में होते हैं, पश्चावस्था में होते हैं, अंतावस्था या फिर पूर्वावस्था में होते हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये मध्य अवस्था में हो रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया और माइक्रोबैक्टीरिया का कार्य करती है? तो दोस्तों अगर बैक्टीरिया और माइक्रोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा मिसोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा संयुग्मी प्रोटीन पेशी ऊतक में पाया जाता है? अब संयुग्मी प्रोटीन कह रहा है और पेशी ऊतक में पाया जाता है। आप लोगों के पास है हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है या फिर मोटामायोसिन है या फिर मायोसिन है, आप लोगों का ऑप्शन है। अगर बात करूं तो दोस्तों ये मायोसिन इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अस्थि मांसपेशियों से किस तरह का संकुचन होता है? अच्छा दोस्तों अस्थि मांसपेशियों में किस तरह का संकुचन होता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हमारा संप्रासारी और समतीय जो हमारा संकुचन है इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा प्रवासी पक्षियों की उड़ान पेशियां निम्न में से किसका उपयोग करती हैं? तो देखिएगा कीटीय काय है, वसीय अम्ल है, कीटोन काय और वसीय अम्ल या फिर अमीनो अम्ल आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो वसीय अम्ल इसका सही आंसर होता है। रुधिर पर्णकर्मी का माध्यमिक पोषक कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा रुधिर पर्णकर्मी है इसका अगर माध्यमिक पोषक देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा घोंघा होता है या फिर घोंघा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा लाल पेशियों में अधिक मात्रा होती है। तो दोस्तों जो लाल पेशी है उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है? तो दोस्तों मायोग्लोबिन या फिर साइटोक्रोम की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सामान्य हृदय की तुलना में धीमी गति के हृदय के स्पंदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हमारा क्या कहा जाएगा, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक हृदय चक्र में
लगने वाला समय लगभग होता है। तो दोस्तों इसमें कितना समय लगता है हमारा, अगर देखा जाए तो 0.8 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त को कहा जाता है? तो दोस्तों पंप किए गए रक्त को हमारा किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा विस्पंदन आयतन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संरचना दाएं निलय एवं दाएं आलिंद के मुख द्वार के बीच होती है? तो दोस्तों इनके बीच की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा इसमें? ट्राइक ट्राइक्सपेड वॉल्व होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। कोटरालिंद ग्रंथिक नामक पेसमेकर स्थित होता है? तो दोस्तों ये कौन से आलिंद में हमारा स्थित होता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये दाहिने आलिंद में होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रक्तचाप को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो स्फेगमेनोमीटर किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केचुए के देह पर पाया जाने वाला एक मध्य अयुगल छिद्र है? तो दोस्तों ये मध्य अयुगल छिद्र क्या होता है? तो दोस्तों एक उत्सर्जन छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केचुए वृषण पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो केचुआ है उसमें अगर वृषण की मात्रा कितनी होती है अगर देखो तो 10 से 11 खंडों में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नर मेढक की मैथुनांक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो नर मेढक है उसके मैथुनांक हमारे अग्रपाद की पहली अंगुली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केचुए में प्रणायिका पाई जाती है? तो दोस्तों केचुए में जो हमारी प्रणायिका है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये 14वें से 16वें खंड में है, या फिर 15 से 17वें में है, 16वें से 18 या फिर 17 से 19वें खंड? अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये 14वें से 16वें खंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कॉकरोच के एक अंड कवच में औसतन कितने अंडे पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो कॉकरोच के हमारे अंड कवच हैं अगर इसमें कितने अंडे अगर पाए जाते हैं, अगर सही आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों 14 से 16 अंडे हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा एक्टोमायोसिन किसका समूह है? तो दोस्तों जो हमारा एक्टोमायोसिन है ये हमारा एक मायोसिन और एक एक्टिन का समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा पेलाग्रा क्या है? तो दोस्तों पेलाग्रा किस प्रकार का रोग है? आप लोगों को पहले तो ये पता चल जाना चाहिए। तो पेलाग्रा दोस्तों नियासिन की कमी से होने वाला रोग है जो हमारा पेलाग्रा के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा शुष्का छिपाक होता है? तो दोस्तों ये जो शुष्का छिपाक होता है ये किसके कारण होता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण ये शुष्का छिपाक जो रोग है इसको देखने को मिलता है। निम्न में से विटामिन की आवश्यकता प्रतिदिन सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों कौन से विटामिन की जो आवश्यकता है वो प्रतिदिन सबसे ज़्यादा होती है? अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जीवधारी जो अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा? हमारा परपोषी कहा जाएगा। निम्न में से किसमें प्रोटीन का उच्चतम प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मूंगफली में हमारा प्रोटीन का उच्चतम प्रोटीन प्रतिशत देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा किस सूक्ष्म जीव में डिप्थीरिया रोग होता है? तो दोस्तों किस सूक्ष्म जीव में हमारा डिप्थीरिया रोग होता है? तो जो हमारा कोराइन बैक्टीरियम होता है इसमें हमारा सूक्ष्मतम जो डिप्थीरिया रोग है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। कौन सा वायरस स्वान जाति के जानवरों की लार ग्रंथि में पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा जो एंजाइम है जो स्वान ग्रंथि वाले जो जानवर हैं उनके लार में पाया जाता है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों रेबीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा वाहक डेंगू ज्वर के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों डेंगू रोग के लिए हमारा एडिज इजिप्टी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मृदा जनित रोग है? अच्छा दोस्तों मृदा जनित रोग आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मृदा जनित यानी कि टिटेनस जो होता है हमारा ये मृदा जनित रोग होता है। उसके बाद बात करें कि एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेट की खोज किसने की? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये हमारे किसने करी थी? टेबिन और वाल्टीमोर ने करी थी। फिर बात करें निम्न में से कौन सा जंतु सेटेसिया गण में शामिल नहीं है? तो व्हेल है, श्रीव है, डॉल्फिन है, या फिर हमारा पोर्पोजेज है? अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा श्रीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? अच्छा दोस्तों इसमें से जीवित जीवाश्म नहीं है पूछा गया था। इसमें से हमारा जो न्यूप्लिना है, लैम्प्रे है और लिमुलस है ये तो है हमारे, लेकिन जो हमारा ट्राइबोराइट्स है ये हमारा इसमें जीवित जीवाश्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है? अच्छा दोस्तों वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन होता है? आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो दोस्तों वर्ग का प्रतिनिधित्व हमारा कौन होता है? संबंधित गण के जो जीव होते हैं वर्ग के प्रतिनिधित्व होते हैं। नर कॉकरोच की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो हमारा नर कॉकरोच है इसकी पहचान हमारा गुदा स्टाइल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 ये हमें मिल नहीं पाया, तो डायरेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। प्लेनेरिया के पास भारी क्षमता होती है। तो दोस्तों प्लेनेरिया के पास जो भारी क्षमता होती है वो किसकी होती है? तो पुनर्जन्म की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से किस वर्ग में अरिस्टोटल लेंटर्न पाया जाता है? तो दोस्तों किस में पाया जाएगा? इकाइनोडिया में, या फिर हेलोथोरिडिया में, एस्टोरिडिया में, या फिर ओफेरियोडिया में? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका जो हमारा इकाइनोडिया है इसमें हमारे अरिस्टोल लेंटर्न पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। द्विपद दाम पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। कैरोलस लिनियस के द्वारा हमारा द्विपद दाम पद्धति की स्थापना या फिर शुरुआत करी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेडियल समरूपता दर्शाता है? तो दोस्तों रेडियल समरूपता दर्शाने वाला जो होता है ये हमारा निडेरिया होता है। निम्न में से कौन सा एनिलिडा और ऑर्थोपोडा की संयोजी कड़ी है? तो दोस्तों जो हमारा एनिलिडा और ऑर्थोपोडा है इसके बीच की जो संयोजक कड़ी होती है ये कौन सी होती है आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा होता है? पेरिपेटस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एनिलिडा में उत्सर्जित अंग है? तो दोस्तों एनिलिडा में उत्सर्जित अंग हमारा कौन सा है? नेफ्रिडिया होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एंजाइम क्रिया का ताला और चाबी मॉडल दिया। अच्छा दोस्तों एंजाइम क्रिया का ताला और चाबी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये हमारा ई फिशर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी। तो दोस्तों एक जीन और एक एंजाइम की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये हमारा बीडल और तातुम के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल प्रक्रिया और कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक होता है? साइनाइड द्वारा बाधित होता है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा आंसर इसमें से था? तो साइटोक्रोम ऑक्सीड्रेज हमारा इसका राइट आंसर था। रेशम फाइबर की चुन्नटदार संरचना का उदाहरण है। तो दोस्तों जो हमारा रेशम फाइबर है इसकी जो चुन्नटदार संरचना है इसका उदाहरण हमारा क्या होता है? इसका उदाहरण हमारा द्वितीयक प्रोटीन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा अम्ल है? तो संतृप्त जो वसा अम्ल है हमारा ये कौन सा हो जाएगा? पामिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षी होता है। तो सबसे प्रतिरक्षी जो होता है हमारा इसमें से, तो इसका अगर राइट आंसर की अगर हमें बात करूँ तो दोस्तों ये IgG हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस में बंद रक्त वाहिकाओं की संचार प्रणाली पहली बार जंतु में विकास में पाई गई थी? तो दोस्तों इसमें हमारे किस में पाई गई थी अगर देखेंगे तो दोस्तों जो एनिलिडा समूह है इसमें पहली बार जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं उसमें संचार प्रणाली का विकास देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में प्लाज्मोजन सक्रेटेड टीए एंजाइम का तात्पर्य होता है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य हमारा किससे होता है? अगर सही आंसर देखें तो खून के थक्कों को घोलना इसका कार्य होता है, यानी कि खून को पतला करना इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। किन रुधिर कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो हमारे किन रुधिर प्रतिरक्षी के द्वारा रुधिर कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षी बनाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चोट के कारण क्षतिग्रस्त ऊतकों में कौन सा रसायन निकलता है? तो दोस्तों चोट के द्वारा जो क्षतिग्रस्त हमारे ऊतक हैं उनसे कौन सा रसायन निकलता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा हिस्टोमाइन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड बुखार की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों बिडाल परीक्षण इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे भक्षण कणु या का रसायन की तरह आकर्षण कहा जाता है? तो यानी कि भक्षणाओं या फिर रसायन की तरह आकर्षण कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? प्रकाश अनुचित को कहा जाता है, ध्वनिनुचित को कहा जाता है, फिर अपारदर्शीकरण को, या फिर रसायन अनुचन को कहा जाता है? तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों रसायन अनुचलन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्न में से कौन सा वायुजनित रोग है? तो दोस्तों इसमें वायुजनित रोग अगर देखें तो दोस्तों वैसे हैजा भी इसमें वायुजनित रोग हमारा देखने को मिलता है, यानी कि 88 का ये हम इसको राइट आंसर मान सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद देखिएगा प्लाज्मिड क्या है? तो दोस्तों प्लाज्मिड आप लोग देखिएगा अतिरिक्त गुणसूत्र की गुणसूत्र की DNA या फिर गुणसूत्र RNA, अतिरिक्त गुणसूत्र का RNA। आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों इसका जो अतिरिक्त गुणसूत्र की DNA होती है ये प्लाज्मिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। DNA का फिंगरप्रिंट तकनीकी की खोज किसने की? तो दोस्तों DNA जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों इसकी खोज हमारी एलेक जेफरी ने करी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम का उपयोग DNA को जोड़ने के लिए किया जाता है? अच्छा दोस्तों DNA को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है जिसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों से क्वेश्चन किया गया था। तो DNA लाइपेज जो हमारा है ये इसका लाइगेज जो है इसका राइट आंसर था।
फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आणविक कैंची के रूप में हमारा किसे जाना जाता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं इनको हमारे आणविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन क्या है। तो दोस्तों इसका पहला जो मानव हार्मोन है वो इंसुलिन है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। प्रजातियों में जीन की विभिन्नता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रजातियों में जो जीन है उनकी विभिन्नता को हमारा क्या कहा जाता है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस वर्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करी गई। तो दोस्तों ये अक्टूबर 2003 में करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी टी कोशिकाएं एचआईवी द्वारा समाप्त की जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी होती हैं, जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं होती हैं ये हमारे एचआईवी के द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्न में से कौन टीनिया का द्वितीय पोषक है। तो दोस्तों टीनिया का द्वितीय पोषक की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सुअर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस परजीवी का बहुभ्रूणीय जीवन चक्र होता है। तो दोस्तों बहुभ्रूणीय जीवन जो चक्र होता है हमारा ये किसका होगा, तो ये प्लाज्मोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस परजीवी के जीवन चक्र में हेक्साकेंथ भ्रूण होता है। तो दोस्तों हेक्साकेंथ भ्रूण हमारा किस में होता है, टीनिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। फीताकृमि के नए पोलोग्रोटिड्स के बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया था। अभी दोस्तों हमने लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। प्रयास करूँगा कि मैं 100 क्वेश्चन शाम तक फिर से आप लोगों के बीच लेकर आ पाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी डे भी चल रहा है। तो मैं केमिस्ट्री और जूलॉजी का जो सेकंड पार्ट है और साथ ही बॉटनी का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, यानी कि दोनों को एक ही वीडियो में कर दूंगा मैं, केमिस्ट्री और बॉटनी। बाकी जो जूलॉजी का है इसका सेकंड पार्ट आज शाम तक मैं फिर से दोबारा आप लोगों के साथ कवर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हुई हो और ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक आंसर की बनाने में, इतने सारे क्वेश्चनों को ढूंढने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।